हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवीन गर्ग। बच्चे, आज के हमारे टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ वैलेंसेस। दो टाइप्स की वैलेंसेस के अंदर आप करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर मल्टीपल टाइम आ चुका है और 1 मार्क 2 मार्क में नहीं, हमेशा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में आता है। थर्ड टॉपिक हमारा आज का मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। फोर्थ हमारे पास है सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड फिफ्थ वन इज आवर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये 5 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ वैलेंसेस, तो टाइप ऑफ वैलेंसेस के लिए आप लोगों को स्टडी करना होगा पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। ये आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले वर्नर यहां एक साइंटिस्ट का नेम है। उसने हमें किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 टाइप्स के वैलेंसेस के बारे में बताया। वो 2 टाइप्स के वैलेंसेस क्या क्या हैं हमारे पास, वो ध्यान दो। सबसे फर्स्ट नंबर पर बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आवर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी। अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो क्या आप बोलेंगे? It is equal to oxidation state. It is equal to oxidation state. This valency is ionizable. For example, सबसे पहले ध्यान दो, मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैंने एक एग्जांपल लिया CuH2O6। कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। बच्चे यहां पर आप कॉपर को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। वाटर यहां पर क्या है? एज अ लिगेंड बिहेव करेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। बच्चे इस वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे। तो बताइए कॉपर के लिए चार्ज कितना हुआ? X। वाटर की वजह से कितना चार्ज है? 0। इज इक्वल टू में कितना आ गया? +2। मिलाकर कॉपर के ऊपर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसी 2 पॉजिटिव को हम बोलने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलने वाले हैं बच्चे? प्राइमरी वैलेंसी। तो ध्यान दीजिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, उससे आप बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। अब एक बात ध्यान दो आप लोग, किसी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है, कंफर्म वो अपने सराउंडिंग में उतना ही नेगेटिव गेन करके बैठा होगा। तो यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। क्या है वो? आयोनाइजेबल। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव है, कंफर्म उतना ही नेगेटिव, उतने ही एनायन ये गेन करके बैठा होगा। डेट्स इट बच्चे। सेकंड नंबर पर हमारे पास है सेकेंडरी वैलेंसी। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। ध्यान दो बच्चे, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास क्या है? प्लीज एक बार रीडिंग आप ले सकते हैं इसकी। इट इज इक्वल टू द number of ligands. It is equal to the number of ligands directly attached to metal or equal to coordination number. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ऊपर लिया था। उस एग्जाम्पल के अंदर कॉपर के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड लगे हैं? बच्चे वहां पर कॉपर के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड लगे हैं। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना? 6। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितने लिगेंड्स लगे हैं, उससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं, उससे आप सेकेंडरी वैलेंसी कह सकते हैं। और वो सब के सब लिगेंड कोऑर्डिनेट या फिर डेटी बॉन्ड बनाकर बैठे होंगे। डेट्स इट। हाँ जी बच्चे, तो ध्यान दीजिए, लास्ट कॉपर के साथ में 6 लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। और आपका सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना? 6। होपफुली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बेस पर सेकेंड हमारा टॉपिक है बच्चे आज का, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे कैसे बन पाएंगे वो ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको पहले ही बोला, बोर्ड के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये
टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 1 मार्क नहीं, 2 मार्क नहीं, हमेशा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी है, यकीन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आपको बिल्कुल शांति के साथ एक बार स्टेटमेंट को रीड करना होगा। एक बार स्टेटमेंट पर आप नजर डालिए। आपको एक केमिकल यहां पर दिया गया है, क्या? CrCl3.6H2O। आपके पास Cr सेंट्रल मेटल एटम है, सबको पता लग पा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल है। बच्चे मुझे एक डाउट है, मुझे डाउट ये है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इसके अंदर लिगेंड कौन है, क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Cl भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था, वो भी एज अ लिगेंड बिहेव कर सकता था, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि Cl लिगेंड है या वाटर अपने लॉन पेयर की वजह से लिगेंड है। बट दोनों में से कोई एक लिगेंड हो सकता है दोनों के दोनों एज अ लिगेंड बिहेव करें। तो सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल पर नजर डाल लो। यहां पर आपको केमिकल क्या दिया गया है? CrCl3.6H2 आपको दिया गया है। इस केमिकल के ऊपर मैं आपको रफली एक अलग से वर्क करके देता हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिला CrCl3.6H2O। प्यारे बच्चों, इसे लिखने का एक मेथड क्या पॉसिबल है? CrH2O6 आपने बिग ब्रैकेट में बंद किया और Cl3 बाहर आ गया। प्लीज बताओ ना बच्चे, अगर मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर वाटर लिखा है तो वो लिगेंड होगा, बिग ब्रैकेट के बाहर मैंने क्लोरीन लिखा है तो वो आपका एनायन होगा। डन? क्लियर है इतना? ओके, अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर जो अंदर हमारे पास वाटर लिखा है उसे हमने क्या बोला? लिगेंड, राइट? और जो बाहर क्लोरीन लगा है उसे हमने क्या बोला बच्चे? एनायन बोला। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर कोई लिगेंड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमेशा कोई भी एनायन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं समझाता हूं आपको इसका क्या मीनिंग बना। सपोज करो बच्चे, मैं आपको इस केमिकल को रिएक्ट करने के लिए बोलता हूं AgNO3 के साथ में। AgNO3 मीन्स मेरे पास क्या है? सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास है। आपने ये केमिकल लिया, साथ में सिल्वर नाइट्रेट लिया। बच्चे यहां से Ag और यहां से लिगेंड रिएक्शन नहीं करेगा। कौन रिएक्शन करेगा बच्चे? एनायन रिएक्ट करेगा। यहां से Ag पॉजिटिव, यहां से Cl नेगेटिव। प्लीज बताओ ना बच्चे, मिलकर क्या बनेगा? AgCl। आई थिंक आप लोगों को बोलना चाहिए। आप एक बात बताओ मुझे, आपके पास क्लोरीन कितना प्रेजेंट है? 3 आपके पास प्रेजेंट है, तो आपको सिल्वर भी कितना यूटिलाइज होगा? 3 आपका यूटिलाइज होगा। तो दोनों के मिलने पर AgCl के भी कितने मोल बनने वाले हैं बच्चे? 3 मोल ऑफ AgCl आर प्रोड्यूस्ड। क्या इतना समझ में आया क्या? मैं आपको एक ऑप्शन देकर चलता हूं, आप इसी ऑप्शन को क्यों लेकर चल रहे हो? कुछ नया देखते हैं। आप सुनो, मैंने आपको दिया Cr। बच्चे इस बार अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो लिगेंड भी कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई बच्चे, हमारे पास इस कैटेगरी के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑल आर ऑक्टाहेड्रल। अगर सबके सब ऑक्टाहेड्रल हैं, इसका मीनिंग हुआ कि सभी में नंबर ऑफ लिगेंड्स ना कम ना ज्यादा कितने अटैच होंगे? 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने तो यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल चिपका के रख दिया। अरे 5 वाटर मॉलिक्यूल अगर मैंने लगाया है तो एक लिगेंड अभी बाकी है। मैं क्या करूं? 5 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया और 6th वाला जो लिगेंड है वो बाहर से मैं किसको अंदर ले आऊं? मैं क्लोरीन को अंदर ले आऊं। एक क्लोरीन अंदर आ गया। अब बताओ बाहर क्लोरीन कितने बचे हैं? 2। अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, उसे भी बाहर लिखो। अभी जल्दबाजी नहीं करते, पहले एक बार समझने की कोशिश करें आप लोग। सबसे पहले अंदर लिखे हुए वाटर मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। लिगेंड।
लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर लिखा है आप उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अच्छा, 10th क्लास आप लोगों ने नहीं किया इसलिए नहीं पता होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चे 10th क्लास किया होता तो फटाफट रिप्लाई आ जाता कि सर अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर अटैच है तो उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ क्रिस्टलाइन नेचर अगर एडजस्ट हुआ पड़ा है तो मोनोहाइड्रेट। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल एज अ क्रिस्टलाइन है तो बायहाइड्रेट या डायहाइड्रेट। अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ क्रिस्टलाइन नेचर एग्जिस्ट करते हैं तो बोलेंगे 10 मॉलिक्यूल के लिए डेकाहाइड्रेट। पढ़ चुके हो बच्चे वॉशिंग सोडा के अंदर। हाँ जी, सुनिए, अंदर जो वाटर है दैट इज द लिगेंड, बाहर जो वाटर लिखा है उसे क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बताओ बच्चे, अंदर जो आपके पास में सॉरी हाँ जी बच्चे ध्यान दीजिए, स्क्रीन कभी कभी इनविजिबल हो जाती है बट अभी आपको विजिबल हो जाएगी। अब ये बताइए मुझे, हमारे पास टोटल मिलाकर कितने क्लोरीन प्रेजेंट थे बच्चे? हमारे पास टोटल मिलाकर 3 क्लोरीन प्रेजेंट थे। 3 में से एक क्लोरीन अंदर आ गया। अगर 3 में से एक क्लोरीन अंदर आ गया तो उसे क्या बोलोगे? अंदर जो लिखा गया वो लिगेंड है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जो बाहर लिखे हैं 2 क्लोरीन, कंफर्म वो अभी भी क्या है? एनायन। वो 2 क्लोरीन जो बाहर लिखे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और एनायन की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार आपके पास कितने क्लोरीन हैं जो एज अ रिएक्टरी मटेरियल काम करेंगे, एज अ एनायन काम करेंगे? वो 2 क्लोरीन आपके पास है। कंफर्म इनको AgNO3 भी कितना मोल चाहिए? 2 ही मोल में गुजारा हो जाएगा भाई। अंदर से 2 क्लोरीन और बाहर से 2 Ag मिलकर क्या बाहर आएगा प्लीज बताइए। यहां पर आप लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ AgCl। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप रिवर्स करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी पॉइंट में डाउट है तो इस लाइन को दोबारा से देख सकते हैं। अभी एक ऑप्शन और चूज करते हैं एक बार, थर्ड ऑप्शन बचे। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं Cr। बताओ बच्चे, फर्स्ट वाले में 6 वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड वाले में 5 वाटर मॉलिक्यूल, क्यों ना थर्ड वाले में मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर ले आऊं। अगर मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर लेकर आया तो बाहर कितने बचे होंगे, बाहर कितने निकल गए होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुके होंगे, 2H2O। अंदर वाले वाटर लिगेंड, बाहर वाला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपके पास अंदर लिगेंड अभी 4 आए हैं तो 2 और लगाने पड़ेंगे, तो 2 क्लोरीन अंदर 1 क्लोरीन बाहर आप फिट कर दें। अब बताओ बच्चे क्या बोलोगे इसे? यहां पर आपके पास कितने एनायन प्रेजेंट है, कितना Cl नेगेटिव है जो रिएक्टरी मटेरियल का काम करेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? दैट इज ओनली 1 क्लोरीन एटम। अगर सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम ऐसा है जो रिएक्शन करवा सकता है तो आपको AgNO3 भी कितना मोल चाहिए? ओनली 1 मोल चाहिए। यहां से 1 Ag और यहां से 1 Cl। प्लीज बताओ बच्चे मिलकर क्या बन गया? 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड। कुछ समझे कि नहीं समझे? एक बार तीनों सिनेरियो का दर्शन तो कर लो। मुझे तो लगता है मैं 4th सिनेरियो भी आपके सामने रख सकता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे। कैसे? मैं क्या करता हूं, Cr, इस बार मैं अंदर कितने वाटर को रखूं? 3 वाटर मॉलिक्यूल मैंने अंदर रख दिए। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। सोचो, अगर अंदर 3 वाटर आया है तो बाहर से कितने क्लोरीन अंदर लेकर आऊं? प्लीज बताइए। तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर लेकर आएंगे ताकि टोटल मिलाकर लिगेंड कितने बन जाएं? 6 बन जाएं। अब बताओ बच्चे क्या करें? बाहर कोई क्लोरीन नहीं बचा, तीनों अंदर जा चुके थे, तो बाहर क्लोरीन फिनिश। अंदर 3 ही वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं, तो बचे हुए बाहर कितने वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये तीनों के तीनों वाटर मॉलिक्यूल क्या बिहेव करेंगे? एज अ लिगेंड बिहेव करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर कोई भी एनायन नहीं है। वाटर कभी भी एनायन की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। इसके पास जस्ट लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। नो
anion, no requirement of AgNO3 and nothing will produced as AgCl। तो क्या बोलोगे, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा या फिर नहीं करेगा, प्लीज बताइए बच्चे। तो आपको यहां पर लिखना चाहिए नो रिएक्शन। अब मुझे एक बात का आप जवाब दें, फटाफट जल्दी से देखिए बेटा, सुनिए। सबसे पहले फटाफट कवर करना स्टार्ट करते हैं। अगर कभी एग्जाम में आपके पास आ जाए कि हमारे पास एक केमिकल है, एग्जाम में आपके पास आ गया, आपको ये केमिकल दे रखा है, राइट, ये केमिकल आपको दे दिया गया। इस केमिकल के अंदर आपने क्या किया, आपको बताया गया कि भैया 3 मोल्स ऑफ AgCl आर प्रोड्यूस्ड। बताइए कौन सा केमिकल है ये, तो आप लिख कर आएंगे दिस वन, ये आपके पास है। अगर एग्जाम में आ गया कि नहीं हम कुछ रिएक्शन करवाएंगे, इस केमिकल की रिएक्शन AgNO3 से करवाया, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड, तो उसकी कैटेगरी का नाम बताइए। कैटेगरी कैसे बताएंगे, अगर सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl बने तो आपका Ag1 यूज हुआ, आपका एनाइल एक ही होगा, तो 3rd नंबर वाला केमिकल आपका आंसर बनेगा। अगर पेपर में आ जाता है आपके पास ये केमिकल है और इस केमिकल की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, AgNO3 के साथ में, बट कोई AgCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा। बच्चे AgCl प्रोड्यूस ना होने का मतलब नको, यानी कि नो रिएक्शन। अरे कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे पास कोई बाहर एनायन नहीं था, तो ये वाला आपका आंसर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इसका IUPAC नेम भी लिखना आना चाहिए। तो क्यों ना फटाफट इसके IUPAC नेम को एक बार ट्राई कर लिया जाए। देखो बेटे, मैंने इसके IUPAC नेम पहले से लिख कर रखे हैं ताकि टाइम को थोड़ा सेव कर सके, बट मैं चाहता हूँ क्यों ना एक बार आप लोगों से दोबारा से करवा लिया जाए। हाँ जी बेटे, मुझे सबसे पहले फर्स्ट वाले केमिकल का IUPAC नेम फटाफट बताइए, क्या बनना चाहिए, सोचो बेटा। सबसे पहले किसका नेम आएगा, सबसे पहले किसका नेम आएगा, जल्दी से। सबसे पहले नेम आएगा बेटा कैटायन, उसके बाद किसका नेम आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सेंट्रल मेटल एटम या फिर लिगेंड, इसके बाद नेम आएगा लिगेंड, इसके बाद किसका नेम आएगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नेम आएगा, और लास्ट में किसका नेम आएगा, एनायन का आपका नेम आएगा, राइट, ऐसा ही कुछ है। अब सबसे पहले कैटायन की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर कोई कैटायन नहीं तो नो नेम। इसके बाद बेटा लिगेंड आपके पास, यहाँ पर 6 हमारे पास लिगेंड है, तो हेक्सा। बताइए वाटर का नेम क्या होता है वाटर का नेम बताओ बेटा, 6 के लिए हेक्सा आ गया, वाटर के लिए क्या लिखोगे, एक्वा, तो लो बेटा एक्वा। नेक्स्ट आगे, अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हमें निकालना आना चाहिए, हम कर चुके हैं प्रायर बेसिस पर। नेक्स्ट आगे बेटा, कैटायन था नहीं, एनायन, लिगेंड का नेम लिख चुके हो, हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम आपने लिख दिया, साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, लास्ट में किसका नेम आएगा, एनाइन। एनाइन का नेम क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लोराइड। अब एक बात बताओ, यहां पर आपके पास 3 क्लोरीन है, तो क्या बोलना चाहिए, ट्राइक्लोराइड बोलें क्या, जी नहीं। याद रखें, किसी भी कैटायन या किसी भी एनायन के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा नहीं पुट करना। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सब सिर्फ किसके लिए यूज करोगे, लिगेंड के लिए आप यूज करोगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर पर जो हमारे पास केमिकल है, इसका नेम क्या बनेगा, प्लीज बताइए फटाफट जल्दी से। यहां पर आपके पास कोई एनायन नहीं, अब आपके पास लिगेंड 1 टाइप और 2 टाइप। बच्चे हमारे पास 2 टाइप्स के लिगेंड है, अगर 2 टाइप्स के लिगेंड हमारे पास है तो क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। 2 टाइप्स के लिगेंड है, वाटर का नाम एक्वा, कहां से शुरू हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, और Cl का नेम क्लोराइडो, नॉट क्लोराइड, क्लोराइडो। क्लोराइड बोला तो एनायन की बात हो रही है, क्लोराइडो लिगेंड की बात हो रही है। ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो क्या बोलेंगे, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, कोई और लिगेंड नहीं बचा। नेक्स्ट आगे, सेंट्रल मेटल एटम का नेम क्रोमियम, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। नेक्स्ट आगे बेटा, Cl2 के लिए डाइक्लोराइड, 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 बताइए बताइए बताइए, नहीं बेटा नहीं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये हम एनाइन के लिए यूज नहीं करेंगे, तो जस्ट यू हैव टू से क्लोराइड। नेक्स्ट आगे, डॉट के बाद बच्चे आपके पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल है एज अ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसके लिए नेम क्या लिखोगे, मोनोहाइड्रेट हम उसके लिए लिखेंगे। आई थिंक आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बच्चे, 3rd नंबर वाला जो केमिकल है इसका नेम क्या आएगा, 3rd नंबर पर जो केमिकल है,
हाँ जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अगेन दो टाइप्स के लिगेंड हैं, 4 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसके लिए टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। 2 क्लोरीन के लिए क्या नेम आएगा बच्चे? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। नेक्स्ट आगे बच्चे, दोनों के दोनों लिगेंड का नेम आप लोगों को मेंशन कर चुके हो। अब बताइए, क्रोमियम, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। नेक्स्ट आगे बेटा, लास्ट में क्या आ गया? क्लोराइड। बच्चे यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 2। तो क्या बोलेंगे? बायहाइड्रेट या डाइहाइड्रेट, जो आप कहना चाहें। नेक्स्ट आगे बच्चे, लास्ट वाले केमिकल का आईयूपीएसी नेम क्या बनता है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे पहले ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोराइडो, क्या बोला बेटा? ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोराइडो। नेक्स्ट आगे बच्चे, क्रोमियम, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे? 3। हाँ जी बेटा, ध्यान दो एक बार, होपफुली आपको विजिबल अच्छे से। सबसे पहले ट्राई एक्वा आपने लिखा, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोराइडो, क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3। एनायन कोई नहीं है, अगर एनायन नहीं तो सीधा सीधा क्या लिखोगे? बताइए जल्दी से, क्या लिखें क्या लिखें? मुझे यहां पर क्या मेंशन करना है? ट्राई हाइड्रेट। डन, ट्राई हाइड्रेट हम इसे बोलेंगे। हाँ जी बेटा, ये ध्यान दीजिए। चलो मैं साइड हट जाता हूं, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। तो ये आपने आज का एक टॉपिक कवर किया। देखिए कौन कौन से टॉपिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ वैलेंसीज आप कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपने किया। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक बार रीडिंग लीजिए। ये देखो बेटे क्वेश्चन, अब आप इसको समझने लायक हो चुके हो। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, CrCl3.6H2 इज मिक्स्ड विद AgNO3। ठीक है, हमारे पास एक केमिकल था, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई? AgNO3 से करवाई। बच्चे 2 मोल AgCl प्रोड्यूस हुए। बच्चा 2 मोल तो तभी प्रोड्यूस हुए होंगे जब आपके पास एनायन भी कितना है? 2। Cl नेगेटिव कितने हैं बाहर? 2। तो कौन सा केमिकल आपका? सेकेंड नंबर वाला केमिकल। आई थिंक इसका यूपीएससी नेम आप लिख सकते हैं इजिली, अभी अभी सिखाया आपको। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखिए। आपको एक केमिकल दिया गया COCl3.6NH3, सॉरी, 3 moles of AgCl आर प्रोड्यूस्ड। 3 moles of AgCl अगर प्रोड्यूस हुए, इसका क्या मीनिंग समझे? 3 moles of AgCl, आपके पास एनायन कंफर्म कितने हैं? 3। ये तो हम ले लेंगे, जितने रिक्वायरमेंट है 3 ले लेंगे, एक्सेस में दे रखा होता है। तो 3 आपने Cl नेगेटिव को यूज किया। 3 Cl नेगेटिव तो तभी मिलेंगे ना जब इस कैटेगरी में केमिकल को लिखोगे। 6 के 6 अमोनिया अंदर और 3 Cl3 बाहर। इसका आईपीसी नेम बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, क्या कर पाएंगे इजिली। हाँ जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नेम है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। प्लीज ध्यान दीजिए, देखिए। हाँ जी बेटे, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चा पार्टी किसी को इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप करें अपने नेम और अपनी सिटी के अकॉर्डिंग। आपको इस नंबर से व्हाट्सएप आ जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट आगे बच्चे, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे पहले मेरे पास कार्बोनिल मीन्स क्या प्रेजेंट है? CO मेरे पास प्रेजेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 62,4। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ड्रॉ किया, जो कि एज अ लोन पेयर बिहेव करेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। बताओ बच्चे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्यारे बच्चों 2 बॉन्ड बन चुके हैं।
कार्बन के पास अभी एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बचा हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी को जल्दी से डोनेट करने वाला नहीं है। जितना जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन कौन किसी को डोनेट कर पाएगा? कार्बन। और तुम पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से, कार्बन तो वैसे भी दानवीर है। कभी भी किसी को अगर इलेक्ट्रॉन देने हो तो कार्बन चेन हमेशा तैयार रहती है। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन चेन ऑलवेज बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, तो ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल। अब अपन बात करते हैं किसी मेटल की। इसके साथ में कोई मेटल प्रेजेंट है, ये लीजिए, इसके साथ में कोई मेटल प्रेजेंट है। मेटल मीन टू से, मैं बताता हूं कैसे। मेटल की अपन बात करते हैं। सपोज करो ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी बच्चे, स्क्रीन अभी आपको विजिबल हो जाएगी। अब ये बताइए मुझे अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन, आयरन एक मेटल है। ये आयरन हमारी बॉडी के अंदर, ये आयरन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाए, किसके कांटेक्ट में आ जाए बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग बनता है। ये आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड की गिरफ्त में अगर आ जाए तो कितना गुना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, 300 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 300 टाइम, यानी कि अगर आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट आयरन अगर ऑक्सीजन की गिरफ्त में आ जाए तो आराम से बॉडी में ऑक्सीजन चला भी गया, ऑक्सीजन बॉडी में आराम से चला भी गया, आराम से अंदर जाके काम भी कर देगा। लेकिन अगर गलती से आपके रूम में, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। अरे भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो आयरन के साथ या किसी भी मेटल के साथ कितने गुना स्ट्रॉन्ग बनाती है? 300 गुना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देती है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर बन गया तो बच्चे, अगर एक बार चिपक गया तो जल्दी से अलग होने वाला नहीं है। अरे अलग ही नहीं होगा तो आपका आयरन फ्री नहीं होगा। कौन चिपका पड़ा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आयरन फ्री नहीं है तो उसको और ऑक्सीजन पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो और ज्यादा ऑक्सीजन को पिक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस बिहेवियर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये खुद पॉइजनस नहीं है, बट ये सिनेरियो, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट कर देता है जो हमारे लिए किसी पॉइजन से कम भी नहीं है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल के साथ में ऐसा क्या करता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड बना देता है, ऐसा किस कैटेगरी का बॉन्ड बना देता है कि वो 300 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको अपन ब्रेक ही नहीं कर पाते और किसी पर्सन की डेथ तक हो जाती है। तो क्यों ना बेटा इसका ऑपरेशन फटाफट कर दिया जाए कि ऐसा क्या है इसके अंदर। तो ध्यान दो बच्चा पार्टी, होगा क्या? अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये एक डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में? मेटल के साथ में। ये जो सिंगल बॉन्ड बना, इसे अपन बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम इसे? सिग्मा बॉन्ड। प्लीज मैं एक ही लाइन में सब कंप्लीट करने वाला हूं, ध्यान देना। empty orbitals of metal make sigma bond। empty orbitals of metal कंगाल है, खाली है। make sigma bond किस टाइप का? कोऑर्डिनेट और डेटिव टाइप का। इलेक्ट्रॉन किसी एक के शेयर दोनों करेंगे तो नाम क्या है? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। empty orbital of a metal make sigma bond with lone pair of carbonyl group। make
सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये तो हो गई एक बात, चलो ठीक है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं थी, हो गया काम। मेटल और कार्बोनिल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। बट यहां कुछ और नया होने वाला है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर जो हम मेटल की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली डी ब्लॉक है। मैंने अभी भी आयरन आपके सामने लिखा था, ब्लड में जो प्रेजेंट है वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। बच्चे डी ब्लॉक की अगर आप बात करते हो तो उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं बच्चा, सबके सब ऑर्बिटल खाली नहीं होते। कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कुछ डिब्बे खाली प्रेजेंट होंगे। खाली डिब्बे में तो कार्बोनिल ने अपने लोन पेयर के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बट कार्बोनिल के पास भी क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और मेटल के पास क्या प्रेजेंट है, फिल्ड ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। मेटल के जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने मेटल के फील्ड ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। ये कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ मिलकर इन रिटर्न क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, अब आपका कहानी का दी एंड आने वाला है जल्दी ही, लेकिन समझने वाली चीज है, ध्यान दो। कार्बोनिल ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट था, कार्बोनिल ग्रुप के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था। इस लोन पेयर ने मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये तो पाई बॉन्ड बनने वाला है जो अलग से बनेगा, जो ग्रीन कलर से शो कर रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी। लोन पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बोनिल का। खाली ऑर्बिटल किसका, मेटल का। एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल मेक सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन जो ये पिंक कलर वाला बॉन्ड है, ये कार्बोनिल ने नहीं बनाया, ये मेटल ने बनाया है। मैंने कहा मेटल के पास खाली ऑर्बिटल थे तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील हुए पड़े होंगे, वो कार्बन के खाली ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और जो ये पिंक वाला बॉन्ड है इसे बोलेंगे पाई लिंकेज। ऊपर और नीचे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, दो जगह पर इसकी शेयरिंग होने वाली है, ओवरलैपिंग होने वाली है, बट बॉन्ड एक ही कहलाएगा। तो बताओ बच्चे, सोचो एक बार के लिए, मेरे पास एक है मेटल और एक मेरे पास है कार्बोनिल। एक मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेटल, और एक क्या प्रेजेंट है बच्चे, कार्बोनिल। पहले तो कार्बोनिल ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, मेटल को। कार्बोनिल ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, मेटल को। कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना बच्चे, सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन फिर मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कार्बोनिल को दिए, तब कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। क्या आपको लग रहा है यहां पे आदान और प्रदान दोनों एक साथ हो रहे हैं? जब दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर ये चले तो लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग वाली होगी। पहले मैं इसके लिए एक लाइन कंप्लीट कर देता हूं, ध्यान देना क्या लिखा जाएगा। फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल मेक पाई बॉन्ड with empty orbital of empty orbitals of कार्बोनिल ग्रुप। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, ये बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। वैसे नॉलेज के लिए ध्यान में रखना, मे भी शायद से कहीं पर कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। क्या लिखा मैंने, जो आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं, वो एंटी बॉन्डिंग होगा। ये बात ध्यान रख लेना, एंटी बॉन्डिंग होगा वो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बच्चे, और क्या बोलना है, ओवरऑल दिस टाइप ऑफ back bonding, this type of a back bonding is known as synergic bonding. This type of bonding is known as synergic bonding। हाँ जी बेटा, क्या क्लियर है यहाँ तक? This type of bonding is known as, क्या बोलना है आपको, synergic bonding हम इसे बोलेंगे, राइट। तो ये आपने कंप्लीट किया। अब ध्यान दो बच्चे,
आपका लास्ट टॉपिक क्या है आज का, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। टाइप्स ऑफ वैलेंसेस आप कर चुके हो। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप कर चुके हो। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड और सिनर्जिक बॉन्डिंग दोनों दो टॉपिक हैं बट रियलिटी में अटैच्ड है। लास्ट टॉपिक है हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान दो बेटे, सुनो। सबसे पहले मेरे पास कोई मेटल है, इसने किसी लिगेंड को अटैच किया तो बन गया Ml1। कोई मेटल है, फर्स्ट टाइम किसी लिगेंड के साथ अटैच हुआ तो क्या बना, Ml1 बन गया। फिर दोबारा से इसे कोई लिगेंड मिला तो क्या बन गया, Ml2 बन गया। फिर दोबारा से इसे कोई लिगेंड मिला तो Ml3 बन गया। फिर दोबारा से इसे कोई लिगेंड मिला तो Ml4 बन गया। ठीक है बेटे, अगर 4 लिगेंड हैं तो टेट्राहेड्रल हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, टेट्राहेड्रल। फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम एंड फिर फोर्थ टाइम। तो ये तो हो गया क्या आपका, ये तो बच्चे हमारा हो गया टेट्राहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल तो कितने होंगे, 6 लिगेंड लगे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी लिगेंड जो है वो एक ही बार में नहीं लगते, वो स्टेप बाय स्टेप लगते हैं। पहले एक लिगेंड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो ऐसे प्रोसेसिंग चलती है स्टेप बाय स्टेप। अगर कभी कोई बॉन्ड बनते हैं ना तो सब बॉन्ड एक साथ नहीं बनते, स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। अगर कभी कोई बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो कभी एक साथ ही ब्रेक नहीं होते, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होते हैं। पहले एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर सेकंड ब्रेक हुआ, फिर थर्ड ब्रेक हुआ, राइट। इस तरीके से चलता है। अब ध्यान दीजिए, मैं 4 का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। जब आप लोगों का मेटल और इस लिगेंड के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ तो बन गया Ml1। ये एक प्रोसेस है। इस एक प्रोसेस के दौरान एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रिएक्शन कांस्टेंट डेवलप हुआ जिसको बोलेंगे K1। Ml1 दोबारा से एक और लिगेंड से अटैच हुआ, बन गया Ml2। ये एक सेकेंड प्रोसेस है। इस दौरान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट क्या आएगा, K2। फिर क्या आएगा, K3। फिर क्या आएगा, K4 आएगा, राइट। इस रिएक्शन के लिए K1, K2, K3 एंड K4। अब ध्यान दीजिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन K1, K2, K3 एज वेल एज K4। कुछ बच्चों को लगता है सर स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, इस पे या इस पे। बच्चे, किसी एक या दो पे डिपेंड नहीं करती, स्टेबिलिटी सब पर डिपेंड करती है। अगर स्टेबिलिटी सब पर डिपेंड करती है तो आप कैसे अपना रिप्लाई करेंगे, हम बोलेंगे बच्चे इसके अंदर, ध्यान दीजिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का सिंबल है बच्चे बीटा। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू में K1 इंटू में मल्टीप्लाई होगा बच्चे, प्लस नहीं होगा। K1 इंटू में K2 इंटू में K3 इंटू में K4 में लिखने जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू में K4। अगर सपोज करो आपकी रिएक्शन, आपके जो लिगेंड है वो एन टाइम तक जा रहे हैं, ठीक है। 2 लिगेंड लगाओगे तो लीनियर है, 3 लिगेंड लगाओगे ट्रायंगुलर प्लेनर है, 4 लगाओगे टेट्राहेड्रल है। एन टाइम तक लगा दो, कौन तुम्हें रोक रहा है। अगर एन टाइम तक लगाना भी चाह रहे हो तो बीटा के नीचे एन टाइम्स लिखोगे और आगे जाके क्या करोगे, K1 इंटू K2 इंटू ऐसे सोन चलते रहो और लास्ट तक क्या आ जाएगा, Kn आपके पास आ जाएगा। ये बताइए बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? होपफुली आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ जी बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स के अंदर भी अपना रिप्लाई कर सकता है, ओके। आपको इनका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। लो बच्चे, तो हमारे आज के टॉपिक क्या क्या थे, टाइप्स ऑफ वैलेंसेस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग दोनों कंबाइंड यूनिट्स हैं। लास्ट हमारे पास है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए ये आपको अपने माइंड में रखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू बेटा, होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।